अजय साहू जी, प्रवक्ता बन्ना ठाकुर जी, तिवारी जी, सुरेंद्र वर्मा जी, रविंदर भाई, सन्नी अग्रवाल जी, युवक कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, मंच पर उपस्थित तमाम प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण, आप सबका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। दोनों चालू, किसी से बोलो किसी को बोलना। धन्यवाद सुशील भाई। सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित हैं। सभी पत्रकार साथियों का आज के पत्रकार वार्ता में स्वागत है। लोकसभा के चुनाव घोषित हो चुके हैं। कौन से चरण में कौन से लोकसभा के चुनाव होंगे ये भी तिथि तय हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने मुझे राजनांदगांव से लोकसभा का प्रत्याशी बनाया है। ये चर्चा मीडिया में बहुत पहले से ही शुरू हो गई थी कि भूपेश बघेल को लोकसभा राजनांदगांव से लड़ाया जाएगा। इसी बीच में फिर से महादेव का जिन्न बाहर आया। आज दिल्ली से एक खबर छपी जिसमें महादेव सट्टा में यूडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है जिसमें मेरा भी नाम है। बहुत ही सामान्य सी बात है, यदि थाने में या फिर यूडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हो तो उसी दिन उसको अपने वेबसाइट में उसे डाल दिया जाता है। एफआईआर की कॉपी आप देखेंगे, ये 4 मार्च से एफआईआर की कॉपी है। इसमें 4 मार्च लिखा गया है और आज रविवार के दिन 17 तारीख को दिल्ली से इसे प्रकाशित किया जाता है। रायपुर से नहीं, एफआईआर तो रायपुर में दर्ज हुआ, तो फिर 13-14 दिन तक क्या करते रहे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि लीकर में और दूसरे कोल में सब एफआईआर दर्ज हुआ और तत्काल उसको वेबसाइट में डाल दिया गया। इसे क्यों नहीं डाला गया? दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि ये जो महादेव ऐप है, इसके बारे में कम से कम रायपुर के और छत्तीसगढ़ के पत्रकार भली भांति परिचित है, क्योंकि अनेक बार इसके बारे में आप सबसे मैंने चर्चा कर ली है। 2022 में इसके खिलाफ हम लोगों ने एफआईआर दर्ज किया। पहला एफआईआर दुर्ग में, फिर रायपुर में, बिलासपुर में, अन्य जगहों में करीब 72 एफआईआर दर्ज किए गए और इसमें लगभग 450 गिरफ्तारियां हुई। उड़ीसा में, बंगाल में, अन्य प्रदेशों से भी गिरफ्तारियां हुई। इसमें बहुत सारे गैजेट्स, मोबाइल, लैपटॉप गिरफ्तारियां हुई, राशि भी पकड़े गए। और ये भी 2022 में, क्योंकि जो जुआ प्रतिषेध अधिनियम है वो बहुत लचीला था, उसे कड़ा बनाने के लिए हमने विधानसभा में इसे बिल भी लाया, पारित भी कराया और लागू भी की। पूरे देश में महादेव ऐप जो सट्टा है उसके खिलाफ यदि कार्रवाई की गई, केवल छत्तीसगढ़ में और थोड़े बहुत ने व्यापक पैमाने पर किया गया। और इसमें
1000 से अधिक खाते सीज की गए, 200 से अधिक ATM कार्ड जब्त किए गए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ उनके कोई हेड ऑफिस नहीं है, ये संचालित कहीं और से होता है। इस बीच में रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर भी हमने, ये विदेश में थे, इसको पकड़ के लाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की थी, उन्होंने पकड़ा नहीं, बल्कि चुनाव आते आते इसमें कहानी में ट्विस्ट लाने के लिए शुभम सोनी का एंट्री होता है। अभी तक उसके पहले तक के तो यही था कि रवि उप्पल और सौरभ चंद्राकर दो ही उसके डायरेक्टर हैं, लेकिन अचानक शुभम सोनी आते हैं और उन्होंने एक वीडियो जारी करता है जो भाजपा के कार्यालय से जारी होता है, ईडी कार्यालय से नहीं। और इसी बीच में आपने देखा होगा असीम दास नाम के व्यक्ति दुबई जाता है, वापस रायपुर आने के बाद किसी होटल में उसे पकड़ा जाता है राशि करोड़ों रुपये के साथ, और जो गाड़ी उपयोग करता है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता अमर अग्रवाल जी के भाई के नाम से वो दर्ज है गाड़ी। और साथ ही उस असीम दास की फ़ोटो अभी वर्तमान में जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनके साथ, अब पूर्व विधानसभा अध्यक्ष पांडे जी के साथ भी उसके फ़ोटो दिखाई पड़ते हैं। उसके घर से भी राशि पकड़ी जाती है। और स्थिति ये, अब मज़ेदार कहानी ये है कि अभी हाई कोर्ट में जो काउंसलेट जनरल जो दुबई के हैं, उन्होंने हाई कोर्ट में ये अपना बयान दर्ज कराया है, जिसमें वो साफ इनकार करते हैं कि शुभम सोनी जो काउंसलेट जनरल के सामने उपस्थित होकर बयान दिए हैं उसे वो साफ इनकार करते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते, अपनी जिम्मेदारी वो नहीं लेते। उन्होंने लिखा है, काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया दुबई डज नॉट एक्सेप्ट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द कंटेंट्स ऑफ दिस डॉक्यूमेंट। शुभम सोनी का जो बयान है उसको उन्होंने, इसकी कोई जिम्मेदारी वो नहीं लेते, ये स्पष्ट उन्होंने हाई कोर्ट में ये लिखित जवाब उन्होंने प्रस्तुत किया। अब दूसरी बात यह है, जब आपने FIR दर्ज किया, FIR की कापी हमारे पास है, उस FIR की कापी में FIR के कापी में आप देखेंगे कि 6वें नंबर पे मेरा नाम लिखा हुआ है, और इसमें जो धाराएं लगी है 120B, 34, 406, 420, 467, 468, 471, ये इसमें दर्ज। दूसरी बात यह है कि इसमें जितने महादेव के प्रमोटर और दूसरे लोगों का नाम इसमें उल्लेखित है, लेकिन आप ये जो बॉक्स में आप नाम पढ़ेंगे तो इसमें महादेव बुक ऐप के प्रमोटर द्वारा ऑनलाइन बेटिंग ऐप के इस आपराधिक कृत्य के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई को रोकने के लिए विभिन्न पुलिस व प्रशासनिक अधिकारीगण तथा प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त किया गया, जिसके एवज में उन्हें नियमित तौर पर प्रोटेक्शन मनी के रूप में भारी राशि दी गई। इसमें कहीं भी मेरे नाम का उल्लेख नहीं है। इस पूरे जो FIR कापी है उसमें कहीं मेरा नाम नहीं है, बल्कि ऊपर में आप देखेंगे तो उसमें शुभम सोनी का नाम है, रवि उप्पल का नाम है, सौरभ चंद्राकर का नाम है, अनिल कुमार का नाम है, लेकिन इसमें कहीं और दूसरे नाम नहीं है।
ये विशुद्ध रूप से ये राजनीतिक एफआईआर है। जबरन मेरा नाम डाला गया है, दबावपूर्वक डाला गया है और इससे स्पष्ट हो जाता है कि ये राजनीतिक प्रतिशोध के चलते ये एफआईआर किया गया। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गूगल को हमने ही लिखा था कि इसको महादेव को बंद किया जाए, तो हमारे निवेदन पर बंद किया गया। लेकिन बहुत सारे और जो बैटिंग ऐप मतलब इस ऐप में वो दूसरे और उसमें लगातार इसको चलाया जा रहा है। आज भी महादेव सट्टा बंद नहीं है। 4 महीना यहाँ राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्र में पिछले 10 साल से सरकार है, तो अभी ये सट्टा बंद नहीं हुआ है। तो आप सुन रहे थे पूर्व सीएम भूपेश बघेल को। उन्होंने एफआईआर की कॉपी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एफआईआर की कॉपी में 6वें नंबर पर मेरा नाम है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एफआईआर में मेरे ऊपर 7 धाराएं लगाई गई है। पूरी जानकारी वो एफआईआर कॉपी की दे रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब हम सरकार में थे तब हमने भी कार्रवाई की है, हमने ही पहला मामला दर्ज कराया था और कुल करीब 72 एफआईआर दर्ज हुई है। और उन्होंने ये आरोप लगाया कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मेरे खिलाफ एफआईआर हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राजनीतिक प्रतिशोध के चलते एफआईआर दर्ज हुई है, ये कहना है भूपेश बघेल का। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाए हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन जो सबसे बड़ा आरोप कि राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने पूरी जानकारी दी महादेव सट्टा ऐप मामले को लेकर के। उन्होंने बताया कि सबसे पहले उनकी सरकार ने कार्रवाई की, लेकिन अब चुनाव आ रहे हैं तो राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन्होंने बताया कि मेरे खिलाफ 7 धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें 6वें नंबर पर मेरा नाम है और जैसा कि लग रहा था कि भाजपा पर वो काफी प्रहार करेंगे। एफआईआर की कॉपी में 4 मार्च की तारीख है। उन्होंने इसका भी जिक्र किया है जिसे 17 मार्च को दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। ये कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने ये भी बताया कि 450 गिरफ्तारियां हुई हमारे शासनकाल में, हमारे कार्यकाल में 72 एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर की कॉपी में 6वें नंबर पर मेरा नाम है। 4 मार्च की इसमें तिथि है, लेकिन इसे 17 मार्च को दिल्ली से प्रकाशित किया गया है। 7 धाराएं लगाई गई। भले ही रायपुर या फिर भिलाई में मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया हो, एफआईआर दर्ज हुआ हो, लेकिन ये दिल्ली से प्रकाशित हुआ है। तो अब से थोड़ी देर में हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, उनसे भी समझेंगे इस पूरे मामले के बारे में। राजनीतिक प्रतिशोध के चलते मेरे ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, ये कह रहे हैं पूर्व सीएम भूपेश बघेल। और सीधे रुख कर लेते हैं संदीप का। संदीप, देखिए, बड़ा आरोप, गंभीर हमला यहां पर किया है पूर्व सीएम भूपेश बघेल। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक द्वेष के चलते मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। संदीप, देखिए, जब एफआईआर की कॉपी सामने आई थी तो एक सवाल बार बार खड़ा हो रहा था कि 4 मार्च को जो एफआईआर संदीप, मैं आती हूँ आपके पास में। राजेश मिश्रा का रुख करती हूँ। राजेश मिश्रा के साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान भी। राजेश, ओवर टू यू, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। राजेश, आप सुन पा रहे हैं क्या? चलिए, फिलहाल राजेश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं पीसीआर से कहूंगी कि वो उन्हें थ्रू कराए, लेकिन तब तक संदीप का हम रुख कर लेते हैं। संदीप, बताइए क्या कह रहे थे आप, अपडेट दीजिए। देखिए, जब एफआईआर सामने आई तो 4 मार्च की एफआईआर दर्ज की गई है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो एक सवाल बस यही खड़ा हो रहा था कि अब तक इसे सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया। और ये कयास भी लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस पे हमलावर होगी तो इस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुई या 17 तारीख है, इतने दिनों बाद क्यों एफआईआर को सार्वजनिक किया गया, वो भी लोकसभा के प्रत्याशी घोषित होने के बाद और आचार संहिता लागू होने के बाद। तो यही सवाल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उठाया है कि क्या जानबूझकर क्या इसे रोक कर रखा गया था। ठीक है संदीप, मैं आपको रोकना चाहूंगी। राजनांदगांव का रुख कर लेते हैं, खासतौर पर वहां पर रिपोर्टर राजेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजनांदगांव वो पहुंचे हुए हैं। राजेश, इस वक्त मैं देख पा रही हूं कि आपके साथ कुछ खास मेहमान भी शामिल हैं। सीधा आरोप लगाया है भूपेश बघेल ने कि राजनीतिक द्वेष के चलते उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है।
देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब से ये खबर मिली है कि महादेव ऐप के मामले में यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू में मामला दर्ज हुआ है, तो राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई है। हम राजनांदगांव के बहुत महत्वपूर्ण चौक जो मानव मंदिर चौक है वहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पे हर पार्टी के लोग रहते हैं, बुद्धिजीवी लोग इकट्ठा होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री भरत वर्मा भी यहाँ पे मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता मौजूद हैं और लोकसभा क्षेत्र के जो आम मतदाता वो भी मौजूद हैं। अभी भूपेश बघेल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि ये जो पूरा प्रकरण है वो दुर्भावनावश लगाया गया है, राजनीति से प्रेरित लगाया गया है। ईओडब्ल्यू एसीपी भी उन्होंने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि इन्होंने अपने वेबसाइट में इस मामले को नहीं डाला है और उनको जबरदस्ती फंसाया जा रहा है आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए। क्या कहना है आपका? क्योंकि इस प्रदेश में लगातार इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी महादेव ऐप को सट्टा को लगातार उठाए थे। यहाँ के लोकसभा के जो सांसद है वर्तमान संतोष पांडे जी ने भी लोकसभा में उठाए थे। आज जो ईडी के माध्यम से जो एफआईआर है वो चूँकि उसमें दोषी हैं और घुमा फिरा के ये बोल रहे हैं कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, जानबूझ के अपने आप को बचने के लिए बात कर रहे हैं। क्योंकि ईडी के माध्यम से तहकीकात करके जांच करके दोषी है इसलिए एफआईआर किए हैं और इस प्रदेश में इसके आतंक भय भ्रष्टाचार को पूरे प्रदेश ने देखा है। अच्छा, इनका ये भी ये कहना है कि ये बहुत पहले ही ये मामला दर्ज हो चुका था इनके खिलाफ, मगर उसको ऐन चुनाव के समय आचार संहिता लगने के बाद और जब चुनाव की तारीख आ गई है, कांग्रेस ने प्रत्याशी घोषित कर दिया है उनको, उसलिए उस समय इसको उजागर किया जा रहा है। जबरन आरोप लगा रहे हैं। पहले से उसके चार्जशीट में नाम है, अपने खुद बोल रहे हैं कि मेरा नाम है और ईडी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और ईडी कार्रवाई वैसे ईओडब्ल्यू द्वारा ईओडब्ल्यू कर रहे हैं। उसमें आप अपने आप को बचने के लिए बता रहे हैं, क्योंकि राजनांदगांव के जनता ने इसको यहाँ से भेजने के लिए तैयार बैठे हैं। क्योंकि ये राजनांदगांव के जनता पिछले 5 साल के इसके कार्यकाल को देखा है। यहाँ से बड़े बड़े ऑफिस जो थे हमारे प्रधानमंत्री के सी ऑफिस को ले गए, नेशनल सेतु निगम के ऑफिस को ले गया, पाठ्य पुस्तक निगम को। अच्छा, ये बताइए अभी ये भूपेश बघेल के खिलाफ जो आरोप लग चुका है, संतोष पांडे अभी लोकसभा चुनाव, उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा ये जो एफआईआर हुआ है उसमें? एफआईआर हुआ है क्योंकि भूपेश बघेल जी दोषी हैं, तभी एफआईआर हुआ है। ईडी और ईओडब्ल्यू ने बहुत दिनों तक के जांच किए, बिना जांच के वो एफआईआर नहीं कर सकते। इससे चुनाव को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। संतोष पांडे जी जो लगातार यहाँ पे सक्रिय हैं और नरेंद्र मोदी जी के काम जो यहाँ पर उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स लाए हैं राजनांदगांव लोकसभा के लिए, उस दम पे संतोष पांडे को वोट मिलेगा। भूपेश बघेल जी को थोड़ा भी इस मामले में वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे खिलाफ में एफआईआर हुआ है करके। राजनांदगांव की जनता उससे कोई सहानुभूति नहीं रखने वाली, क्योंकि कोई खास फर्क चुनाव पे नहीं पड़ेगा। हमारे साथ और भी राजनांदगांव के लोग हैं। एक तरफ भूपेश बघेल यहाँ से प्रत्याशी थे, दूसरी तरफ संतोष पांडे जी थे। भूपेश बघेल के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने महादेव ऐप के मामले में मामला दर्ज किया और उनका कहना है कि सीधा उनको फंसाया जा रहा है, ये लोकसभा चुनाव लड़ने से उनको रोकने की साजिश है, इस तरह की बात कर रहा है। क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी कार्रवाई हुई सही हुआ है। जांच करने के बाद कार्रवाई हुई सही माना जाता है और उनको कैसा फंसा नहीं गया है। जो किए हैं, जहां पर पेट्रोल रहता है वहीं आग सुलगती है। ऐसा नहीं है कि किसी को फंसा देंगे, ये कहना बिल्कुल थोड़ा सा गलत है। चलिए, तो आपने सुना, हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। यहाँ पर अब जो स्थिति हुई है, लोकसभा चुनाव का प्रचार शुरू हो चुका था। अभी हमको पता चला कि भूपेश बघेल यहाँ पर मीटिंग भी लेने वाले थे, मगर जब ये पता चला कि उनके खिलाफ एफआईआर हो गया है तो वापस रायपुर चले गए। कितना इफेक्ट पड़ेगा इस चुनाव में? इफेक्ट तो इन सब चीज़ों का, उनके विधानसभा जो चुनाव हुआ था छत्तीसगढ़ में, उसका पूरा इफेक्ट पड़ा। तभी कांग्रेस की सरकार को नकार दिया जनता ने और इन्होंने लोकसभा चुनाव में वही पुराने जो जनता के बीच में जो चेहरे थे जिनको नकारा था जनता ने, उन्हीं चेहरों के साथ कांग्रेस लोकसभा चुनाव में भी आई है। रिजल्ट पहले भी जनता का सामने था और अभी भी कुछ दिनों में जनता का रिजल्ट सामने आ जाएगा। जैसा विधानसभा चुनाव में था वैसा ही अभी भी रहेगा। अब क्या है, थोड़ा कांग्रेस के सामने संकट की स्थिति हो गई है। जी राजेश। बिल्कुल जी, संकट की स्थिति है। आप समझिए, उस एफआईआर की कॉपी प्रत्येक युवा जब पढ़ेगा तो उसमें लिखा हुआ है कि प्रोटेक्शन मनी टाइप का लिया गया है। मतलब इन्हें पता लग गया था कि महादेव ऐप कौन चला रहा है, कौन महादेव के नाम पर पाप कर रहा है, उनसे प्रोटेक्शन मनी ले चुके हैं। तो महादेव का लाभ कर्म तो इसमें काम कर रहा है। पहले आपसे विधानसभा छीन चुका और जिसने महादेव के नाम पर गलत कार्यों को सपोर्ट किया और देखिए, हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा राजनांदगांव पहुंचे हुए हैं और आम जनता की राय हम आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आम जनता क्या सोचती है। और आम जनता यही कह रही है कि भाई आग वहीं लगती है जहां पर धुआं होता है। अब देखते हैं आगे इस पूरे मामले में क्या राजनीति होती है, क्या प्रतिक्रिया होती है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप और राजेश पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जनता क्या सोचती है ये बताने के लिए।